Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th of October 2022. 27 अक्टूबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है. पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रह्मोस मिसाइल. ब्रह्मोस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ 3-stage मिसाइल with a two solid propellant booster engine and a liquid ramjet engine. सेकेंड स्टेटमेंट है इट ऑपरेट्स ऑन फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल. एंड तीसरा स्टेटमेंट है इट इज़ मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल, मतलब कि इसको अलग अलग जगहों से लॉन्च किया जा सकता है, लैंड हो, एयर हो, सी से, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है. तो दीज आर द 3 स्टेटमेंट्स. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. पॉज करके आंसर करिएगा, मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ. द करेक्ट आंसर इज 2 and 3 आर करेक्ट. फर्स्ट इज रॉन्ग, क्योंकि ये 3 स्टेज नहीं बल्कि 2 स्टेज मिसाइल है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. सेकंड थर्ड बिल्कुल सही, कि फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करता है और मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है. तो सेकंड एंड थर्ड यानी कि बी विल बी द आंसर फॉर दिस. क्वेश्चन नंबर 2 है, फरगना वैली वाज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज लोकेटेड इन. तो फरगना वैली जो कि न्यूज में थी, कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस आर ए वेस्ट एशिया, बी ए वेस्ट अफ्रीका, बी ईस्ट एशिया, सी साउथ अफ्रीका या डी सेंट्रल एशिया. तो आपको बताना है फरगना वैली कहाँ पे लोकेटेड है. वैसे तो ये कॉमन सेंस और थोड़ा सा आप नाम से भी आंसर निकाल सकते थे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ द करेक्ट आंसर इज डी सेंट्रल एशिया. ताजिकिस्तान किर्गिस्तान वाले रीजन में ये लाई करती है फरगना वैली, और वहाँ पे भी यहाँ पे तजिक पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा रहती भी है, और न्यूज़ में थी बिकॉज ऑफ सर्टेन डिस्प्यूट्स एंड ऑल. तो ये आप याद रख सकते हैं. तीसरा क्वेश्चन है, एम ए खादिर कमेटी वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली. आपको बताना है किससे रिलेटेड है. ए रिफॉर्म्स इन स्कूल एजुकेशन, बी सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज, सी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन स्पेस सेक्टर या डी इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर. तो एम ए खादिर कमेटी किससे रिलेटेड है, याद रख सकते हैं आप लोग. जैसे एम ए क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है ना, तो एजुकेशन है ना, तो याद रखिएगा ये रिफॉर्म इन स्कूल एजुकेशन से ही रिलेटेड कमेटी है, एम ए खादिर कमेटी. ठीक है ना, द आंसर विल बी ए. आज का मेंस क्वेश्चन देखते हैं. आज का मेंस क्वेश्चन है, हाउ कैन रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स हेल्प इन मिटिगेटिंग द राइजिंग इन्फ्लेशन. आपको बताना है किस तरीके से अगर हम स्मॉल सेविंग स्कीम्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं तो क्यों वो मिटिगेट कर सकते हैं रेजिंग इन्फ्लेशन को. एंड आपको बताना है कि क्या अदर वेज हैं इन्फ्लेशन को कम करने के. ठीक है ना, दोनों पे बताइएगा. तो कल आप लोगों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन को, आज फिर से अटेम्प्ट करेगा. 2 पार्ट है क्वेश्चन की. एक तो स्मॉल सेविंग स्कीम की इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कैसे कम होगा, दूसरे कौन से तरीके होते हैं इंटरेस्ट रेट को कम इन्फ्लेशन को कम करने के. ठीक है ना, तो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द न्यूज एनालिसिस पार्ट. मूव करते हैं. पहली न्यूज है, तमिलनाडु सीक्स एनआईए प्रोब इनटू कोयम्बटूर कार एक्सप्लोजन केस. ठीक है ना, तो कोयम्बटूर कार एक्सप्लोजन केस जो भी रिसेंटली है, तमिलनाडु ने कहा है कि भैया एनआईए प्रोब करो. अब ये कार एक्सप्लोजन केस इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है एनआईए. एनआईए के बारे में थोड़े से फैक्ट्स बता दूं. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोलते हैं इसको. ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जिसको बनाया गया था 2008 में, जब मुंबई अटैक्स हुए थे उसके बाद. पी चिदम्बरम उस समय डिफेंस मिनिस्टर का काम करते थे, उस समय बनाया गया था. ये आपका जो मतलब एनआईए है, उसको 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद बनाया गया था. ठीक है ना. अब ये देखो इसके कौन कौन से काम है. एनआईए एक बहुत सारे काम करती है, जैसे कि फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन स्टेट के साथ मेंटेन करने का, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट कोई अगर अटैक हुआ है, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ड्रग्स एंड फेक इंडियन करेंसीज का कोई काम हुआ है तो, है ना, द ऑफेंसेस विच आर अंडर स्टैट्यूटरी लॉज. अब स्टैट्यूटरी लॉज कौन कौन से मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा इसको एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था, इसलिए कि स्टैट्यूटरी बॉडी है. ये एनआईए एक्ट 2008 के थ्रू बनाया गया था. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अंतर्गत ये बनाई गई थी. ठीक है ना. एंड दिस एजेंसी इज एम्पावर्ड टू डील विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस स्टेट. है ना, तो ये एजेंसी जो है इसमें मतलब इसको एम्पावर किया गया है, तो कि जो टेरर रिलेटेड क्राइम्स है उनको भी इन्वेस्टिगेट करने का पावर इसके अंदर दिया गया है. ठीक है ना. और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको ये पावर दी है. एंड हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है लोकेटेड. ये भी आपको पता होगा. 26/11 का मुंबई टेरर अटैक 2008 का जो था, उसके बाद इसको बनाया गया था.
तो ये 2008 में उस समय जब होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उस समय इसको इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल को। एंड 31 दिसंबर 2008 को ये फिर फाइनली ये बॉडी बनी थी। अब आपको याद रखना है कुछ कुछ एक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको याद रखने हैं, जिसके अंदर ये शेड्यूल ऑफेंसेस को देखता है। तो एक तो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज एक्ट है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट हो गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए जो हमारा है उसके अंदर भी है, एंटी हाईजैकिंग एक्ट हो गया, या सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा सार्क कन्वेंशन यानी कि सप्रेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट भी है, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट मैरीटाइम नेविगेशन भी है, ठीक है ना। ये सारे एनडीपीएस के अंतर्गत भी ये देखता है ना। तो दीज आर द ऑफेंसेस विच आर देयर। अभी 2019 में एनआईए को अमेंड किया गया था, है ना। एनआईए को, एनआईए एक्ट को मतलब अमेंडमेंट किया गया था और उसमें इसको पावर दी गई थी, ठीक है ना। एनआईए की पावर और बढ़ाई गई थी। अब इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी जो ऑफेंस होंगे विच आर कमिटेड आउटसाइड दिस कंट्री, उसको भी ये देखने की पावर रखता है, ठीक है ना। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो आउटसाइड इंडिया भी इसका स्कोप बढ़ाया गया है ना। तो द अमेंडेड एक्ट एम्पावर्ड द एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। तो याद रखिएगा 2019 का जो अमेंडमेंट है उसने न केवल इसको इनसाइड इंडिया बल्कि आउटसाइड इंडिया की भी पावर दे दी गई है, ठीक है ना। इंटरनेशनल ट्रीटीज से रिलेटेड अगर कुछ है तो वो भी है, डोमेस्टिक लॉज ऑफ अदर कंट्रीज के अंतर्गत अगर कोई बॉडी इन्वेस्टिगेट करेगी तो एनआईए ही करेगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसके जो पहले जो मतलब इसके स्कोप ऑफ लॉ है वो भी वाइडन किया गया है एनआईए का, क्योंकि अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिलेटेड केसेस, काउंटरफीट करेंसी के केसेस, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स के केसेस, साइबर टेररिज्म के केसेस या एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 के अंदर जो ऑफेंसेस है वो सारे भी देख सकता है। साथ ही साथ स्पेशल कोर्ट बनाने की पावर भी है एनआईए के अंतर्गत। स्पेशल कोर्ट बनाने की पावर है जो एनआईए के जो केसेस हैं उनको डील करने के लिए। और 2019 के अमेंडमेंट में ये कहा गया कि कोई भी सेशन कोर्ट जो है उसको स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट किया जा सकता है फॉर एनी ऑफ द शेड्यूल्ड ऑफेंसेस जो एनआईए एक्ट के अंतर्गत होंगे। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ एंड सेशन कोर्ट के साथ, जो कि फंक्शन करेगी एज स्पेशल कोर्ट, है ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का लेना पड़ेगा ज़रूर। एंड स्टेट गवर्नमेंट भी डेजिग्नेट कर सकती है सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आपको हर केस में जो वहाँ पे हाई कोर्ट रहेगा उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ स्पेशल कोर्ट्स की पावर है जो कि है इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। अब एक नई चीज़ अरविंद केजरीवाल जी ने बोली है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है, डिमांड फॉर इमेजेस ऑफ हिंदू गॉड्स ऑन करेंसी नोट्स। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भैया हिंदू गॉड्स के इमेज आप करेंसी नोट्स में लगाओ। तो पहली चीज़ तो है कि क्या लगाया जा सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है ज़रा से चेंज करके आरबीआई एक्ट और इन सब को अमेंड करके आरबीआई एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इन सब में कहीं पे अमेंडमेंट करना होगा, और या फिर गवर्नमेंट खुद ही प्रिस्क्राइब कर देगा कि क्या डायमेंशंस होंगे नोट के, क्या जैसे भी रिसेंटली चेंज किया गया था ना नोट्स के डायमेंशन, उसमें किसकी फ़ोटो होगी, कहाँ पे मंगलयान होगा, किस में क्या होगा, लाल किला होगा, तो ये सारे तो चेंज किए गए थे। तो सिंपल सा वही चेंज फिर से करके किया जा सकता है। तो पहली चीज़ तो ये कि क्या ये किया जा सकता है वाला क्वेश्चन हो गया, हाँ किया जा सकता है। दूसरा, क्या कोई कंट्री है जो गॉड्स के इमेजेस यूज़ करती हैं, हाँ कंट्रीज़ हैं जो कि गॉड्स के इमेजेस यूज़ करती हैं, तो इसका मतलब इंडिया पहली कंट्री नहीं होगी, ठीक है ना। अब क्या कोई ऐसी कंट्री है जो इंडियन गॉड्स के इमेजेस यूज़ करती है, तो उसका भी एग्जांपल है आपके पास। यस, देयर इज़ अ कंट्री, देयर आर कंट्रीज विच यूज़ इंडियन गॉड्स इन देयर करेंसी नोट्स। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इंडोनेशिया की करेंसी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको लॉर्ड गणेश दिख रहे होंगे, द हिंदू गॉड लॉर्ड गणेश, एंड ये है इंडोनेशियन करेंसी की फ़ोटो, ठीक है ना। तो इंडोनेशियन करेंसी में आप देख सकते हैं। अब जबकि इंडोनेशिया जो है वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, अगर आपको पता हो तो 85% के आसपास जो पॉपुलेशन है इंडोनेशिया की, दैट इज़ मुस्लिम डोमिनेटेड, इस्लामिक है ना। तो वहाँ पे भी अगर आप देखें तो लॉर्ड गणेश की फ़ोटो आपको यहाँ पे जो इंडोनेशियन आपको जो करेंसी नोट में दिखा रहा हूँ उसमें दिख रही होगी, ठीक है ना। तो यही प्रिटेक्स्ट अरविंद केजरीवाल जी द्वारा लिया गया है। देखो उसमें लिखा भी है, देखो, वाइल मेकिंग हिज करेंसी नोट पिच ही क्लैरिफाइड दैट यूनियन गवर्नमेंट नीड नॉट चेंज एग्जिस्टिंग नोट्स बट कुड प्रिंट द इमेजेस ऑफ लॉर्ड गणेश एंड लक्ष्मी ऑन द न्यू करेंसी। पहले तो उन्होंने कहा कि भैया जो एग्जिस्टिंग नोट्स हैं वो चलने दो, नई करेंसी जो आप प्रिंट करो उसमें आप इसको प्रिंट कर दो और एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाल दो। इसके अलावा उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दी कि मुस्लिम मेजॉरिटी इंडोनेशिया विच इज़ अबव 85% पॉपुलेशन इज मुस्लिम पॉपुलेशन,
वहाँ पे भी अगर आप देखो तो लॉर्ड गणेश की जो इमेज है वो प्रिंटेड है ऑन देयर नोट। तो वो वही वाली नोट मैंने जो आपको दिखाई है वो दिखाई है। तो यहाँ पे ये कहना कि ये सेक्युलर कंट्री है या ऐसा है वैसा है, वो लॉजिक भी ज़्यादा नहीं काम करेगा, क्योंकि दूसरी कंट्रीज जो कि ऑलरेडी मुस्लिम डोमिनेटेड है उसने भी इसको यूज़ किया है, वहाँ पे ऐसा कोई ह्यूमन क्राइम नहीं मचा हुआ है। तो बेसिकली ये पिच है। अब देखते हैं गवर्नमेंट इसको किस तरीके से लेती है। बट एक जो दूसरा पिच जो गलत है वो है कि क्या इससे इकॉनमी इंप्रूव हो जाएगी। डेफिनेटली इससे इकॉनमी इंप्रूव नहीं होगी, है ना। तो ये कहना कि आप सिर्फ इमेजेस में किसकी फोटो लगी है वो चेंज कर दो तो इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी, ये कहना केजरीवाल जी का जरूर गलत है। हाँ, आपको लगाना है आप लगा सकते हो, लेकिन ये कह के लगाना कि हम चूंकि देवी देवताओं की फोटो लगा देंगे इस कारण से वो इकोनॉमी अच्छी जाएगी, तो फिर ये वही कहने जैसा है कि आपने एग्जाम की तैयारी नहीं की और कॉपी में जाके सबसे पहले जय जय श्री राम या ओम श्री गणेश ये सब लिख दिया, श्री गणेशाय नमः, जय माता दी लिख देते हैं, और कॉपी में कुछ नहीं लिखो तो आप तो फेल हो गई, चाहे कितना भी आपने लिखा हो, है ना। सेम टू सेम जैसे आईएएस की तैयारी आप लोग करने गए होंगे, आपने सबने अपने रूम में कहीं ना कहीं लिख रखा होगा आईएएस बनेंगे, ये रैंक, अपनी रैंक लिख दी होगी, रैंक टॉप 10 में ही सब लिखते हैं अपने आप को। और दूसरी चीज़ आपने एक मूर्ति या भगवान को लगा के रखा होगा। तो अगर मत पढ़ाई करो आप तो क्या आईएएस बन जाओगे? नहीं बनोगे। तो सेम गोज टू द इकोनॉमी एज वेल, कि आप प्रोडक्शन नहीं करोगे, आप सप्लाई चेन नहीं मेंटेन करोगे, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो इकोनॉमी नहीं इंप्रूव होगी। बट हाँ, ये करना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। करना चाहिए कि नहीं, हाँ, आपको अगर वैसे कल्चर और ट्रेडिशन एस्थेटिक के लिए करना है आप कर लीजिए, बट फॉर इकोनॉमी इन्हांसमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो फिर कोई इसका मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आपके लिए एक और सवाल मेरे लिए ये है, मैं आपको दे रहा हूँ कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, कल भी मैंने न्यूज़ में पढ़ाया था, एयर क्वालिटी इंडेक्स के 8 पॉल्यूटेंट्स के नाम आप मुझे बताएंगे, और नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स के 12 पॉल्यूटेंट्स हैं। तो 8 + 4 हैं, तो एम्बियंट एयर क्वालिटी के 4 और आप मुझे बताएंगे कि एक्स्ट्रा कौन से 4 हैं। 8 तो वही वाले रहेंगे, 4 एक्स्ट्रा रहेंगे, वो आप बताइएगा, ठीक है। अगली न्यूज़ है, देखो, माइनर अमंग 3 बीटन अप इन रोहिंग्या कैंप। तो ये रोहिंग्या कैंप की बात चल रही है, लेकिन मैं आपको रोहिंग्यास के बारे में थोड़ा सा दिखा दूं, कौन से रीजन के हैं, कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ गए। तो रोहिंग्यास एथनिकली मुस्लिम है एंड माइनॉरिटी मुस्लिम है इन द स्टेट, इन द कंट्री ऑफ म्यांमार में थे ये पहले। रखाइन स्टेट नाम की जगह थी, वहाँ पे ये लोकेटेड थे। एक बार लेट मी शो यू द मैप ऑल्सो। तो ये आपको मैप दिख रहा होगा, दिस इज़ द मैप, एंड यहाँ पे म्यांमार का मैप है आपको, ये म्यांमार का भी, बांग्लादेश का भी। तो यहाँ पे म्यांमार में आप देखेंगे तो दिस इज़ द रखाइन स्टेट, दिस इज़ द रखाइन स्टेट। लोकेशन देख लीजिए कौन सा है, यहाँ पे आपका रखाइन स्टेट है, एंड यहीं पे आपका एक पोर्ट है, देखो, सितवे पोर्ट इज़ ऑल्सो इन म्यांमार ओनली, म्यांमार का ही फेमस पोर्ट है सितवे, तो याद रखिएगा। तो यहाँ से ये इनको डिपोर्ट किया गया था, इनके ऊपर परसिक्यूशन शुरू किया गया था इनका म्यांमार में, एंड यहाँ से फिर ये भागे। तो भागे कहाँ पे? पहले कॉक्स बाजार रीजन में भागे, जो कि बांग्लादेश में लोकेटेड है, बांग्लादेश का कॉक्स बाजार रीजन। अब बांग्लादेश भी क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक भाषण 4 नाम का आइलैंड है, देयर इज अ भाषण 4 आइलैंड, याद रखिएगा, भाषण 4 आइलैंड है, वहाँ पे इनको जा करके सेट कर रहा है, ठीक है ना। तो भाषण 4 आइलैंड में सेट करने की बात चल रही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। और रखाइन स्टेट कॉक्स बाजार, ये आपका इंपॉर्टेंट, ये चित्तगोंग है ना, जो सीधे आपका साउथ ईस्टर्न पार्ट है, साउथ ईस्टर्न वाला पार्ट है, वहाँ पे चित्तगोंग है लोकेटेड। ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश का साउथ ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे चित्तगोंग लोकेटेड है, कॉक्स बाजार रीजन लोकेटेड है, और यहाँ पर भाषण 4 आइलैंड है, वहाँ पे इनको सेटअप किया जा रहा है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। गहलोत सीक्स नेशनल मॉन्यूमेंट स्टेटस फॉर मानगढ़ धाम। तो मानगढ़ धाम के लिए अशोक गहलोत ने नेशनल मॉन्यूमेंट का स्टेटस मांगा है। अब मानगढ़ धाम है क्या, कहाँ पे लोकेटेड है? पहले बात तो ये बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लोकेटेड है, बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, मानगढ़ धाम, ठीक है ना। अब ये एक ट्राइबल मेमोरियल भी है, ये ट्राइबल मेमोरियल भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैसेकर हुआ था ट्राइबल्स का बाय ब्रिटिश इंडियन आर्मी 1913 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के द्वारा मैसेकर किया गया था ट्राइबल्स का 1913, ठीक है ना, 1913 में, ब्रिटिशर्स के टाइम की ही बात है। मानगढ़ धाम इज कंसीडर्ड एज अ पिलग्रिमेज साइट फॉर ट्राइबल्स एंड इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान गुजरात बॉर्डर। तो सिचुएटेड एट राजस्थान गुजरात बॉर्डर एंड इट इज कंसीडर्ड एज अ पिलग्रिमेज साइट फॉर द ट्राइबल्स एंड ऑल, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लगभग 1500 भील ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स
वर किल्ड एट मानगढ़ ऑन नवंबर 17 1913। तो 17 नवंबर 1913 को लगभग 1500 भील ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे दे वर ब्रूटली किल्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी ने फायर ओपन कर दिया था बिकॉज दे वर डिमांडिंग द एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम एंड रिलैक्सेशन ऑफ हैवी एग्रीकल्चरल टैक्सेस। तो दो चीज़ वो डिमांड कर रहे थे, एक तो बॉन्डेड लेबर को ख़त्म करना, दूसरा एग्रीकल्चरल टैक्सेस जो बहुत ज़्यादा थे ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको ख़त्म करना। तो उस कारण से उनके ऊपर अटैक किया गया था एंड ट्राइबल्स की हत्या की गई। एंड ये राजस्थान में, आपका राजस्थान गुजरात बॉर्डर पे लोकेटेड है। एंड यहाँ पे जो लीडर थे वो सोशल रिफॉर्मर गोविंद गुरु थे। द लीडर वॉज सोशल रिफॉर्मर गोविंद गुरु। तो ये मानगढ़ धाम की कहानी ज़रूर आप याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं दिख रही है, हाँ यहाँ पे भी नहीं दिख रही है। हाँ, नाउ लेट्स कम टू द एडिटोरियल पार्ट, कॉलोनियलिज्म एंड इट्स डिसकंटेंट्स टुडे। तो यहाँ पे कृष्ण कुमार जी ने आर्टिकल लिखा है। मैं कई बार आपको स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं एनसीईआरटी की किताबें पढ़ता था, मतलब जब मैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता था और 8th 9th 10th में था, तो कृष्ण कुमार जी ही डायरेक्टर थे। तो उनका नाम हमेशा आता था किताब में, डायरेक्टर का, डायरेक्टर्स नोट करके जो आता है ना कि डायरेक्टर क्या कहना चाहता है, मैसेज फ्रॉम द डायरेक्टर नॉट, तो वो मैं ज़रूर देखता था। कृष्ण कुमार जी इज़ हाईली एजुकेटेड पर्सन डेफिनेटली, एंड उनका ये आर्टिकल लिखा गया है। अब यहाँ पे देखो बात चल रही भी, रिसेंटली आपको पता होगा कि लैंग्वेज कमीशन जो थी, पार्लियामेंट्री पैनल जो था, उसने रिकमेंड किया है, ये अंडर होम मिनिस्टर अमित शाह जी बनाया गया था पैनल, उसने ये रिकमेंड किया है कि भैया हिंदी को इट शुड बी प्रमोटेड एज दी ओनली सोल लैंग्वेज, अकेले हिंदी को ही प्रमोट करना चाहिए। और कई लोग जब ऐसा बोलते हैं तो उसमें जो उनका लॉजिक रहता है वो क्या रहता है कि इंग्लिश एक कॉलोनियल लैंग्वेज है, ये कॉलोनियलिज्म का एक रेमिनेंट है ना। तो इसके बाद उसी के ऊपर ये कृष्ण कुमार जी का थोड़ा सा एक पोस्ट है जो लिखा गया है। मैं थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे देखो क्या होता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को ये कहा गया है कि ये मैकलेज एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है ना। मैकलेज एजुकेशन सिस्टम कह के हम कहते हैं कि ये मैकले का एजुकेशन सिस्टम है जो कि कॉलोनियल माइंडसेट के हिसाब से बनाया गया था। ऑथर का ये कहना है कि पहली चीज़ तो कॉलोनिज्म का एस्पेक्ट हर सेक्टर में अलग था। जैसे कि पॉलिटिक्स में अलग है, इकोनॉमी में कॉलोनिज्म का अलग इम्पैक्ट है, लैंग्वेज पे कॉलोनिज्म का अलग इम्पैक्ट है, कल्चर पे कॉलोनिज्म का अलग इम्पैक्ट है। मैकले की बात की जाए तो ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि देखो मैकले के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भी होता तो भी यही सेम एजुकेशन सिस्टम होता। इनफैक्ट अगर मैकले नहीं भी होता तो जो भी लीडरशिप चल रही थी उस समय उस सेम एजुकेशन सिस्टम ही लेकर के आती। सो इट वॉज इट इज द मैकले हु वाज द पर्सन देयर जिसने मैकलेज मिनट दिए थे 1834 में। तो दैट इज द थिंग। लेकिन इंस्टेड ऑफ मैकले इफ एनीवन वुड हैव बीन देयर द सेम एजुकेशन सिस्टम वुड हैव परसिस्टेड, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ऑथर ने कहा है कि सिर्फ ये बोलना कि मैकले वाज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पूरा का पूरा जो ब्रिटिश सिस्टम था वो इसी मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ रहा था और वही मेंटालिटी मैकले के अंदर भी थी। तो मैकले नहीं भी होता तो भी सेम टू सेम रेसिस्ट आइडियाज़ ये जो भी पॉलिसीज वो लेकर के आए फाइनली अंडर द नेम ऑफ मैकलेज मिनट वो चलती, ठीक है ना। लेकिन ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि कॉलोनाइजेशन जो था वो डिफरेंट रीजन, डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट कास्ट, इनके लिए अलग अलग एस्पेक्ट रखता है, ठीक है ना। इनफैक्ट इंग्लिश का ही अगर हम एग्जांपल लें तो इंग्लिश का यूज़ जो नेशनलिज्म के लिए किया गया उस समय के, अगर आप लर्नेड जो बंगाली लर्नेड इंटेलेक्चुअल्स थे अगर आपने देखा हो तो वो इंग्लिश का यूज़ करते थे इन ऑर्डर टू फाइट द ब्रिटिशर्स, है ना। दे वर यूजिंग इंग्लिश एज अ टूल टू फाइट द ब्रिटिशर्स। इंग्लिश को उन्होंने यूज़ किया। दूसरा वही इंग्लिश जिसको कि मैकले ने प्रमोट किया और लाया गया था, मतलब एंजेलिसिस्ट द्वारा लाया गया था और आज हम और आप उसको हटाना चाहते हैं, यही एज अ टूल नेशनलिज्म में यूज़ हुआ। दूसरा ऑथर ने कहा है कि यही चीज़ जो ज्योतिबा फूले और महात्मा फूले जो थे उन्होंने इसको यूज़ किया एज अ टूल टू वाइप आउट डिस्क्रिमिनेशन। तो अलग अलग कास्ट, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग क्लास ऑफ सोसाइटी में इंग्लिश को ही देखो आप अलग अलग तरीके से यूज़ किया गया। एक जगह उसको एज अ टूल ऑफ नेशनलिज्म यूज़ किया गया, पैट्रियोटिज्म यूज़ किया गया और एज अ टूल टू फाइट द ब्रिटिशर्स जो कॉलोनाइजर्स थे। दूसरा इट वाज सेम टूल विच वाज यूज्ड बाय डिफरेंट कास्ट सेक्टर इन ऑर्डर टू फाइट द डिस्क्रिमिनेशन। ज्योतिबा फूले, महात्मा फूले, इन्होंने इसको यूज़ किया। दैट इज़ द रीज़न वाई डीकोलोनाइजेशन इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको लगता है कि रिमूविंग इंग्लिश, बिकॉज इट हैड डिफरेंट एस्पेक्ट, इट हैड डिफरेंट यूटिलिटी ओवर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। एंड यही रीज़न है कि जब
हम इसको हटाने की बात करते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स आज भी ऐसे होंगे जो कि इंग्लिश को हटाने के लिए प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, है ना, दे आर स्टिल नॉट गिविंग प्रेफरेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि हिस्टोरिकली इसका क्या बेनिफिट रहा है। ठीक है, इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि द क्लैरियन ये एक चीज़ हमको समझना चाहिए, व्हेन अ क्लैरियन कॉल इज मेड टू ओवरकम द कॉलोनियल माइंडसेट इट सीम्स इंस्पायर्ड बाय कॉलोनियलिज्म इटसेल्फ, है ना। तो अगर हम देखें जो हमारा उस समय का जो कॉलोनियल माइंडसेट हटाने की बात चल रही थी, वो कहीं ना कहीं हम फाइट कर रहे थे बाय द टूल्स ऑफ कॉलोनियलिज्म ओनली। इंग्लिश वाज अ टूल ऑफ कॉलोनियलिज्म और उसी से हम उसको फाइट कर रहे थे। सो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, है ना। और यही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे कही भी है कि हमको एक चीज़ समझना चाहिए, चाहे एजुकेशन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, जो भी चीज़ हमको हमारे बेनिफिट की लगे वी शुड यूज़ दैट एज सिंपल एज दैट। अगर हमको अपने बेनिफिट की कोई चीज़ लग रही है तो वी शुड कीप ऑन यूजिंग दैट, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा कि देखो कॉलोनियल माइंडसेट ये कहता था कि लोग इग्नोरेंट हैं और इट इज़ द जॉब ऑफ द मतलब किंगडम, इट इज़ द जॉब ऑफ द एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर टू मेक देम ऑन राइट पाथ। सेम टू सेम आज की हमारी गवर्नमेंट चल रही है डिजिटल एज में, तो ये चीज़ और ज़्यादा हो गई है कि भैया लोग जो हैं वो भोले वाले हैं, लोग कुछ नहीं जानते, लोग कुछ नहीं समझते और गवर्नमेंट को ही सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को ही बनानी है। तो आज का देखो सबसे बड़ा कोलोनाइजेशन तो पॉलिटिकल माइंडसेट में है, तो उसको पहले सही करने की जरूरत है, ठीक है ना। एंड ऑथर ने वही कहा, इट इज़ नेवर अ गुड आइडिया टू फाइट दी पास्ट। फाइट करना पास्ट से बिल्कुल सही नहीं होता, नो मैटर हाउ ओल्ड इज इट। मैच्योरिटी लाइज इन लर्निंग टू लिव विद द पास्ट नॉट इन इट। मैच्योरिटी लाई करती है कि हम पास्ट के साथ जिए, ना कि पास्ट में जिए। मैच्योरिटी लाइज इन लर्निंग टू लिव विद द पास्ट नॉट इन इट अंडर द इल्यूजन दैट इट कैन बी चेंज। ये सोच करके इसको बदला जा सकता है। द पास्ट इज द पास्ट, देयरफॉर इट इज इनएक्सेसिबल फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन। पास्ट इज inaccessible for human intervention. Very good statement written by the author in the last. The past is the past. It is inaccessible for human intervention. I hope you got clarity regarding that. एंड अनकाइंड हाइक। अब यहाँ पे देखो बात चल रही है स्मॉल सेविंग रेट्स, जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो हैं उनके रेट्स को बढ़ाया नहीं गया बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ही कम इसको बढ़ाया गया है, जो कि बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा, माइन्यूट सा भी डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा, मतलब कि और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था। तो जैसे मैंने आज आपसे क्वेश्चन जो पूछा ना कि स्मॉल सेविंग रेट्स को बढ़ाने से कैसे इन्फ्लेशन फाइट होता है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि अगर बैंक्स में पैसा रखा जाएगा या आरबीआई के पास पैसा जा रहा है या बैंक्स के पास पैसा जाएगा, रखा जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि लोग अगर पैसा ना निकालें तो लोगों के हाथ में कम पैसा रहेगा। अब लोगों के अगर हाथ में कम पैसा रहेगा तो वो कंज्यूम कम करेंगे, कंज्यूम कम करेंगे तो डिमांड डिक्रीज होगी और डिमांड डिक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा। सिंपल सी बात है, एज सिंपल एज दैट। सेम गोस विद द स्मॉल सेविंग स्कीम्स ऑल्सो। अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करते तो लोग बैंक में ज़्यादा पैसा जमा करते, सेविंग के रूप में ज़्यादा पैसा जमा करते। अब सेविंग के रूप में अगर ज़्यादा पैसा जमा होता तो ऑब्वियस सी बात है हाउस होल्ड्स के पास पैसा कम होता खर्चा करने के लिए। अगर हाउस होल्ड्स के पास पैसा खर्च करने के लिए कम होता तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड डिक्रीज होती। तो एक तो ये तरीका हो गया। बाकी जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि कौन से तरीके हैं बाकी के राइज करने, उसको इन्फ्लेशन से फाइट करने के, तो आप उसमें पॉलिसी रेट, रेपो रेट वाला एग्जाम्पल लिख देना और OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन का लिख देना और क्वालिटेटिव टूल्स का एग्जाम्पल आप लिख के दे देना। तो दैट इज द थिंग विच यू विल राइट इन दैट आंसर। आई होप यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट दैट, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर्स कॉल फॉर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है भैया इन्वेस्टमेंट करो। इंडस्ट्रीज़ को बोला है कि भैया आप इन्वेस्टमेंट करो। ऑब्वियस सी बात है, रीज़न क्या है, कई बार हमने डिस्कस किया है इसके ऊपर, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बिना जो है आपका ग्रोथ नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट के दम पे ग्रोथ तो नहीं होगा, है ना। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऑथर एक यहाँ पे चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक टर्म होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, लेट मी टेल यू। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ही बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज एक्विजिशन ऑफ प्रोड्यूस्ड एसेट्स। इट इज डिफाइंड एज एक्विजिशन ऑफ प्रोड्यूस्ड एसेट्स, यानी कि जैसे कि आप चाहे आप फर्स्ट हैंड एसेट खरीदो या सेकंड हैंड खरीदो। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब आपने प्रॉपर्टी या प्लांट या इक्विपमेंट कुछ ऐसी चीज़ ले ली। अगर आपने प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट नाम की कोई चीज़ ले ली ना, तो वो आपका फिक्स्ड कैपिटल में आता है और यही आपका इन्वेस्टमेंट भी कहलाता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग, दैट इज द ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। वो बहुत कम हो रहा है। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर कम होगा तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कम है और आपके यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा, तो वो बढ़ाने की ज़रूरत है।
ठीक है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और ऑथर ने ये कहा कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए दो चीज़ों में। एक तो अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़े, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़े तो कैसे बढ़े, कहाँ बढ़े, पहले तो उन प्रोजेक्ट्स को आप आइडेंटिफाई करो जो कि आपके हाई एंड प्रोजेक्ट होंगे, हाई यील्डिंग प्रोजेक्ट होंगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप ढूंढो जो कि आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट या तो ज़्यादा दे या तो प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करें। सेकेंड, उन्होंने कहा कि भैया इन्फ्लेशन जो है वो डिरेल कर सकता है आपके किसी भी पॉलिसी को, इसलिए सबसे पहले तो आप एग्रीकल्चरल आउटपुट को भी बढ़ाएं ताकि फूड इन्फ्लेशन कम हो, क्योंकि जब फूड इन्फ्लेशन कम होगा ना तो बाकी के इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल होंगे। दैट इज द थिंग विच इज देयर, है ना, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, दैट इज द थिंग विच इज देयर। और डिमांड को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करें, और प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट तभी करेंगी जब ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगी, है ना भाई, प्रोडक्शन क्यों बढ़ाएंगे जब डिमांड ही नहीं है, तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। अब अभी आपको पता होगा कि सेबी जो कि मार्केट रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने बॉम्बे डाइंग यानी नुस्ली वाडिया, नस वाडिया, इनके ऊपर फाइन लगाया है और 2 साल तक के लिए ट्रेडिंग इनकी बंद कर दी है, ठीक है ना। तो अब ये रेगुलेटर ने क्यों इनके ऊपर बैन लगाया है, यहाँ पे आपने देखा होगा 22 अक्टूबर को सिक्योरिटी यानी सेबी ने 10 एंटिटीज़ जिसमें कि बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड BDMCL भी इंक्लूडेड है, उसके प्रमोटर्स नुस्ली वाडिया, नस वाडिया, जहांगीर वाडिया है ना, तो इनको सिक्योरिटीज मार्केट से 2 साल के लिए इनको बैन कर दिया गया है। अब क्यों किया गया है, लेट मी टेल यू दैट। देखो इस बॉम्बे डाइंग की एक कंपनी और है, एक इनकी दूसरी कंपनी है स्काल सर्विसेज लिमिटेड। ये देखो स्काल सर्विसेज लिमिटेड, ये देखना। तो इनके 3 बिजनेस हैं, इनके बॉम्बे डाइंग के 3 बिजनेस हैं। कौन कौन से बिजनेस हैं? एक बिजनेस तो इनका आई थिंक टेक्सटाइल का है, देखो होम टेक्सटाइल का है, एक इनका रियल एस्टेट का और एक पॉलिएस्टर का बिजनेस है। तो ये जो बैन लगाई वो रियल एस्टेट के कारण लगा है। स्काल सर्विसेज लिमिटेड इनकी एक जो वाडिया ग्रुप है उसकी एक बिजनेस कंपनी थी जो कि रियल एस्टेट में इन्वॉल्व थी। अब स्काल रियल एस्टेट बिजनेस के को इन्होंने डीमर्ज किया और वेस्ट किया BDMCL में, और BDMCL ने फिर 30% स्टेक जो थे स्काल के उसको और कम सेल कर दिया और अपने स्टेक्स केवल 19% रखे। अब देखो सेबी का क्या कहना है, लेट मी टेल यू वन बाय वन। सबसे पहली चीज़ तो सेबी का ये कहना है कि जो रेवेन्यू है इस कंपनी का BDMCL का और जो प्रॉफिट है उनको इन्फ्लेट किया गया। ऑब्वियस ये बात है, शेयर मार्केट में प्रॉफिट इन्फ्लेशन होगा तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी, उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें होंगी ना। तो एक तो कि इसके रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट को BDMCL ने इन्फ्लेट किया। अब ये कैसे इन्फ्लेट किया, तो ऑब्वियसली बात है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये निकालते थे उसको मिस रिप्रेजेंट करके इन्होंने इसको इन्फ्लेट किया। इसके अलावा स्काल सर्विसेज को इन्होंने नॉन जेन्युइन सेल्स की, मतलब कि जो जेन्युइन सेल्स क्या हो गई, मतलब मान लो आपको घर खरीदना है तो आपने खरीदा तो जेन्युइन सेल हो गई। अब कंपनी का ओनर खुद ही अपने किसी दूसरे वेंचर में उसको खरीद करके दिखा दे कि हाँ मैंने बेचा है और ये मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, तो वो तो नॉन जेन्युइन सेल हो गई ना। तो कई नॉन जेन्युइन सेल करके इन्होंने स्काल सर्विसेज को नॉन जेन्युइन सेल किए और उसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। और स्काल सर्विसेज में शेयर होल्डिंग को इन्होंने इस तरीके से स्ट्रक्चर किया ताकि BDMCL का जो एक्चुअल शेयर है कंपनी में वो किसी को ना पता चले। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मिस रिप्रेजेंट की गई थी बाय द वाडिया ग्रुप, एंड वाडिया ग्रुप ने ये सब चीज़ें कर करके दिक्कत की, इसी कारण से इन्होंने इनके ऊपर ये बैन लगाया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। आई होप आपको बॉम्बे डाइंग का केस भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आगे मूव करते हैं। GEAC यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अपना नॉड दे दिया है फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ GM मस्टर्ड। तो याद रखिएगा GM मस्टर्ड जो कि अब दूसरा GM क्रॉप होगा आफ्टर कॉटन टू गेट द नॉड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। तो GM कॉटन के बाद अब GM मस्टर्ड दूसरा ऐसा कमर्शियल क्रॉप, दूसरा ऐसा GM क्रॉप होगा जिसको कमर्शियल कल्टीवेशन करने की परमिशन दे दी गई है। GEAC क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो कि लीडिंग बॉडी है फॉर गिविंग द इंजीनियर, मतलब कि अप्रेजल देने की फाइनल बॉडी होती है GM क्रॉप्स के लिए कि जो अलाउ करती है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, एंड इसका प्रपोजल क्लियर कर दिया गया है। नाउ द प्रपोजल हैज बीन क्लियर्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ GM मस्टर्ड। और धारा मस्टर्ड हाइब्रिड का नाम DMH11 का नाम आपने सुना होगा, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, याद रखेगा ये नाम है इसकी वेराइटी
वैरायटी का GM का, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, इट इज़ द नेम ऑफ दैट, एंड ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की अगर हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत बनाई गई है। 1989 रूल्स के अंतर्गत इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व्स हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिकॉम्बिनेंट्स का यूज़ है वो यही मॉनिटर करती है, GEAC ही मॉनिटर करती है, ठीक है ना। तो 1989 में इसके रूल्स निकले थे, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और ऑब्वियसली बात है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये बॉडी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसको चेयर करता है स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा, इसको चेयर कौन करता है, स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड को चेयर करता है बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो को चेयर इसको रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी करता है। 24 मेंबर है प्रेजेंटली, हर महीने इनकी मीटिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे इसरो ने कहा है कि वो नाविक सिस्टम को बूस्ट करेगा ताकि लोग जीपीएस की जगह अब उसको यूज़ करने लगे। तो नाविक हमारा लोकल जीपीएस एक तरीके से हमारा खुद का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है नाविक। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन इसको कहते हैं। और इसको पहले इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS भी कहा जाता था, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। एंड इसमें 7 सैटेलाइट्स हैं जो कि US का जैसे GPS है ना, वैसे ही यूरोप का गैलीलियो है, वैसे ही रशिया का ग्लोनास है, उनके ही तर्ज पे ये बनाया गया है इंडिया की भी 7 सैटेलाइट्स का नाविक, ठीक है ना। अब ये नाविक जो है वो ना केवल इंडिया का मेनलैंड बल्कि इसके अराउंड 1500 किलोमीटर के अराउंड भी ये सिस्टम देखता है, मतलब इंडिया का मेनलैंड प्लस 1500। और मैंने आपको पहले बताया कि नाविक के 2 सर्विसेज हैं, एक तो रेगुलर जो सिटीजन सर्विसेज है और दूसरा आपका मतलब स्पेशल सर्विसेज जो कि ये रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज के रूप में आती हैं। तो ये अभी जो सिटीजन सर्विसेज वाला जो काम है ना वो स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी कंपैटिबिलिटी जो है वो फ़ोन्स के साथ नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स के साथ नहीं है कंपैटिबिलिटी सिग्नल्स को रीड करने की। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई क्यों मोबाइल फ़ोन्स में अभी ये इंक्लूडेड नहीं है। तो वही इसरो ने कहा कि भैया हम कोशिश करेंगे कि हम एक तो इसकी ग्लोबल रीच को बढ़ाएं, मोबाइल फ़ोन्स के साथ इसको मतलब इन ट्यून कर दें। नंबर ऑफ़ सैटेलाइट्स बढ़ाने की बात चल रही है, नंबर ऑफ़ सैटेलाइट्स, ताकि क्लैरिटी और आपकी क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो जाए। एंड सिविलियन नेविगेशनल यूज़ के लिए इसको बढ़ाने की बात चल रही है। सेफ्टी ऑफ सिग्नल्स एंड उसको स्ट्रेंथन करने की बात चल रही है, ठीक है ना। इसके अलावा अभी जो करंटली नाविक सिस्टम है केवल शॉर्ट कोड में काम करता है, और इसको लॉन्ग कोड में काम करेगा जब, तब ये और ज़्यादा ब्रीच से बच सकेगा। तो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ देयर। ये सारे चेंजेस जो है इसरो करना चाहता है। अगली न्यूज़ है, बैट्स एविक्टेड फ्रॉम मणिपुर केव फॉर टूरिज्म। अब टूरिज्म के लिए जो बैट्स थे उनको निकाल दिया गया मणिपुर की एक केव से। तो केव का नाम आया है, तो मैं आपको लिखा देता हूँ, लिख लीजिए, खांग खुई केव। याद रखिएगा, खांग खुई केव, जो कि याद रखिएगा इसको खांग खुई मंगसोर भी कहा जाता है। इट्स अ नेचुरल लाइमस्टोन केव, लाइमस्टोन केव है ये। इट इज़ अ नेचुरल लाइमस्टोन केव। मैंने आपको पहले बताया कि लाइमस्टोन की टोपोग्राफी क्या कहलाती है, कार्स्ट टोपोग्राफी कहलाती है। द लाइमस्टोन टोपोग्राफी इज नोन एज द कार्स्ट टोपोग्राफी, तो याद रखिएगा। एंड लाइमस्टोन केव जो है दैट इज़ खांग खुई मंगसोर केव, एंड ये मणिपुर में लोकेटेड है। और इसको खाली कराया गया यहाँ के जो बैट्स हैं फ्रॉम ऑफ राइनोलोफिडे एंड हिप्पोसिरिडे सीडेरिडे फैमिली से। ये लिखा है देखो, राइनोलोफिडे एंड हिप्पोसिडेरिडे, ठीक है ना। तो ये फैमिलीज़ हैं जहाँ के बैट्स हैं, इनको रिमूव किया गया। खांग खुई मंगसोर केव का नाम ज़रूर याद रखना। तो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।